बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं इजाज़ मोहम्मद और आप देख रहे हैं आपका अपना फ़िज़िक्स का यूट्यूब चैनल आइडियल फ़िज़िक्स। डियर स्टूडेंट, इससे पहले वाले जो लेक्चर है मुझे उम्मीद है आप लोगों ने ज़रूर इसको देखा होगा और इसको समझने की भी कोशिश की होगी। वो था गॉसेस लॉ। अब कोई भी हम लॉ पढ़ते हैं तो इसके बिहाइंड कोई ना कोई रीज़न तो होगी। हम क्यों गॉसेस लॉ पढ़ते हैं, ये एक बहुत बड़ा सवाल निशान है और इसका आज इंशाल्लाह ताला आपको जवाब मिलने वाला है। कैसे मिलेगा वो आप ज़रा देख लेते हैं। मगर आपको पता है कि गॉसेस लॉ की जो है ना कैलकुलेशन हमने की थी और बड़ा हमने इससे पहले एक डेरिवेशन किया था। अच्छा, उसके बाद हमने गॉसेस लॉ को इसी को एक्सपेंड करते हुए हमने इसकी जो है ना इसका जो मैथमेटिकल फॉर्म है वो हमने कैलकुलेट किया था। गॉसेस लॉ का मैथमेटिकल फॉर्म फाई इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स टोटल चार्ज इनक्लोज्ड। ये हमारा गॉसेस लॉ का फॉर्म था। अब सवाल ये पैदा होता है हम गॉसेस लॉ पढ़ते क्यों हैं, तो इसका जवाब डियर स्टूडेंट मैंने यहाँ पर आपको दिया है। गॉसेस लॉ पढ़ने का असल मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन करनी है, डिटर्मिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। मुख्तलिफ अंदाज में अगर चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट की गई हो तो उस सूरत में चार्ज यकीनन इलेक्ट्रिक फील्ड तो पैदा करेगा। अब उस इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी को कैलकुलेट करना हो तो आपको सहारा लेना पड़ता है किसका, गॉसेस लॉ का। तो गॉसेस लॉ का मेन मकसद है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैलकुलेट करना ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। कैसे, मसलन फ़र्ज़ करें मेरे पास ये एक रॉड है, ये जो रॉड है इनफाइनाइट रॉड है, लेंथ ऑफ रॉड, और मैं कहूँगा ये रॉड चार्ज्ड रॉड है। अगर ये चार्ज रॉड है यकीनन इसका कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी तो होगी। इस साइड पर, यहाँ पर, इस साइड पर, हर तरफ इसकी कोई ना कोई इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होगा। इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट किया जाए आपको डियर स्टूडेंट्स गॉसेस लॉ से ही पता लगता है। इसी तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास एक स्फेरिकल शेप बॉडी है, जैसे बैलून नहीं होता, बिल्कुल ऐसे ही समझ लीजिएगा एक स्फेयर शेप बॉडी है और इसका सरफेस के ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। तो यकीनन ये जो चार्ज स्फीयर वो भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी पैदा कर रहा होगा। इस चार्ज स्फीयर के सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो सकता है, आउटसाइड द स्फीयर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी क्या हो सकता है, वो भी आपको गॉसेस लॉ से पता लगता है। इस तरह फ़र्ज़ करें मेरे पास एक शीट ऑफ चार्ज है, जैसे ये वाइट बोर्ड एक शीट है, इस तरह ये एक एक्सपेंडेड है, मतलब इनफाइनाइट शीट ऑफ चार्ज है। अगर मुझे पता है कि इसकी ये अगर चार्ज शीट हो तो इसका भी कोई ना कोई फील्ड स्ट्रेंथ तो होगी। मुझे यहाँ इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, किसी इनफाइनाइट पॉइंट पर, किसी फाइनाइट पॉइंट पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है। तो हमें वंस अगेन रुजू करना पड़ेगा किसका, गॉसेस लॉ से। इसी तरह फ़र्ज़ करें कि कैपेसिटर के साथ आपको वास्ता है कि फ़र्ज़ करें कि ऊपर एक चार्ज प्लेट है, पॉजिटिव है, नीचे चार्ज प्लेट है। टू अपोजिटली चार्ज प्लेट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो सकता है, कोई ना कोई फील्ड इंटेंसिटी तो होगी ना। ये अगर पॉजिटिव है ये नेगेटिव है तो कोई ना कोई बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड तो जनरेट हुआ है। इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितना हो सकता है, वो भी डियर स्टूडेंट आपको किससे पता लगता है, गॉसेस लॉ से। और भी हज़ार तरीक़ेकार हो सकता है, मतलब मैंने इसीलिए आसान अल्फाज में आपको समझाने की कोशिश की है। गॉसेस लॉ इज़ यूज्ड टू कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू डिफरेंट चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये है हमारा जो है ना टॉपिक। तो हम क्या करते हैं कि इसके डिफरेंट एप्लीकेशंस हम 3-4 देखेंगे। तो सबसे पहले हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे गॉसेस लॉ के ज़रिए से। वो है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। मेरे पास एक हॉलो चार्ज स्फीयर है, इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हमारा पहला टॉपिक होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया कि ये स्फीयर है, ये एक स्फीयर, इस स्फीयर का कोई ना कोई रेडियस तो होगा। इस स्फीयर का जो रेडियस है उसको मैं कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करता हूँ। और आपको पता है कैपिटल आर से रिप्रेजेंट हम कर सकते हैं, कोई रोक सकता है, रोक सको तो रोक लो। तो ये कैपिटल आर से मैंने रिप्रेजेंट किया। मगर गॉसेस लॉ पढ़ाते वक्त एंड में याद होगा मैंने आपको बताया था अगर आपको गॉसेस लॉ कहीं पर यूज़ करनी हो तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की कैलकुलेशन के लिए आपको एक इमेजिनरी सरफेस का सहारा लेना पड़ता है। वो इमेजिनरी सरफेस कहलाता है
गॉसियन सरफेस। तो यहाँ पर भी हमें कोई ना कोई गॉसियन सरफेस कंसिडर करना पड़ेगा। तो मैंने क्या किया, ये एक डॉटेड लाइन देखो, ये एक कंटिन्यूअस लाइन जो कि हमारे स्फीयर को शो करता है, इसके ऊपर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ है। ये है यूनिफॉर्मली चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया गया है यूनिफॉर्मली। इसके सरफेस के ऊपर पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये देखिए मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यूनिफॉर्म मास टेजन में रख लीजिएगा फिलहाल, जो कंसिडर यूनिफॉर्म का मतलब आपको पता चल गया होगा। ऐसा ना हो कि इस साइड पे चार्ज ज़्यादा हो, इधर चार्ज कम हो, मतलब कोई स्पेसिफिक एरिया लेना, जैसे हम कहते हैं इसका सरफेस चार्ज डेंसिटी यूनिफॉर्म होनी चाहिए। यानी कि किसी भी गिवन एक नाउन एरिया पर अगर आप कैलकुलेट करना चाहें चार्ज को, तो वो हर लम्हे बराबर होने चाहिए। तो फिलहाल हम वो कंसिडर कर रहे हैं। तो ये वो चार्ज स्फीयर, सर्कल नहीं है, ये बात ध्यान में रख लीजिएगा, स्फीयर है। जैसे टेनिस बॉल समझ लीजिएगा, ये जैसे आज कल जो ना फुटबॉल का ज़्यादा चर्चा है, फुटबॉल शेप समझ लीजिएगा। इसके सरफेस पर चार्ज को यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट किया हुआ। इसके सेंटर में ये जो डॉटेड लाइन है ना डियर स्टूडेंट, ये एक रियल सरफेस नहीं, ये इमेजिनरी सरफेस है। इसी इमेजिनरी सरफेस को हमने गॉसियन सरफेस का नाम दिया। उसका रेडियस हमारा स्फीयर के मुकाबले में कदर कम है, आर डैश, जो कि हमारे गॉसियन सरफेस का है, तो वो छोटा है हमारा स्फीयर के मुकाबले में। अब हम सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, वैसे आपके दिमाग क्या कहता है इसके सेंटर में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए, वो आप खुद भी बता सकते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी होनी चाहिए। जैसे इसका इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इधर आ रहा होगा, इसके भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ पर होगा, कैंसिल होगा, जीरो ही आना चाहिए। इनफैक्ट यकीनन आप भी यही सोच रहे होंगे, मुझे भी तो यही लगता है, मगर हम कैलकुलेट करेंगे कैसे करते हैं। देखिए तो डियर स्टूडेंट, यहाँ पर हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू जो है ना डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स मैथमेटिकल फॉर्म में, एस फ्लक्स इज इक्वल टू किसके बराबर होता है, ई डॉट ए के बराबर है। चले मैं ई ए करता हूँ। यहाँ पर अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी और एरिया निकालेंगे तो सब में एंगल 0 डिग्री आता है, इसलिए मैं डायरेक्ट ई ए करके छोड़ देता हूँ। मगर आपको पता है हमने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालना है, और वो भी किसके ज़रिए से, गॉसियस लॉ के ज़रिए से। तो हमें गॉसियस लॉ भी पता होनी चाहिए। एक तो फ्लक्स का फॉर्मूला ये है ई ए, दूसरा हमें फ्लक्स का फॉर्मूला मिला हुआ है वो गॉसियस लॉ से। तो अकॉर्डिंग टू गॉसियस लॉ, तो डियर स्टूडेंट्स, टोटल फ्लक्स, ये भी टोटल फ्लक्स है, ये भी टोटल फ्लक्स है, 1/ε0 टाइम्स क्यू के बराबर होगा। हम जहन में रख लीजिएगा, हम इमेजनरी सरफेस को कंसीडर कर रखे हैं। तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स क्यू के बराबर होगा। मगर एक बात बताएं, क्या आपको, ठीक है हमारे जो रियल सरफेस हैं इसके ऊपर तो चार्जेस आपको नज़र आ रहे हैं, क्या हमारे इस गॉसियन सरफेस ने, छोड़े उसको भी, इस गॉसियन सरफेस ने क्या कोई चार्ज इनक्लोज कर रखा है? क्योंकि ये जो क्यू है वो चार्जेस थी जो हमारे जो क्लोज सरफेस है उसने इनक्लोज कर रखा। क्या इस गॉसियन सरफेस ने कोई चार्ज इनक्लोज कर रखा है? बेशक सरफेस के ऊपर है, मगर इनक्लोज सरफेस की बात कर रहा हूँ, रियल सरफेस के ऊपर तो चार्जेस हैं, मगर हम ये नहीं बात कर रहे हैं रियल सरफेस के ऊपर, हम बात कर रहे हैं इस गॉसियन सरफेस के सेंटर में या कहीं पर आपको कोई चार्जेस नज़र आ रहे हैं? मुझे तो नज़र नहीं आ रहा है, उम्मीद है आपको भी नज़र नहीं आ रहे होंगे। तो अगर चार्ज ही नहीं है तो वो एयर क्यू की वैल्यू क्या होगी? ना होना, ज़ीरो। बिल्कुल ना होने का मतलब क्यू की वैल्यू क्या हो गई? ज़ीरो। इसकी वैल्यू यहाँ पर आप पुट कर देंगे तो टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू 1/ε0 टाइम्स ज़ीरो। और सबको मालूम है ज़ीरो को मैं किसी भी चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ तो उसको भी ज़ीरो कर देता है प्रोडक्ट। इसका मतलब कोई फील्ड, कोई फ्लक्स हमारे गॉसियन सरफेस से नहीं पास हो रहा। ठीक हो गया। अब ये भी फ्लक्स है, ये भी फ्लक्स है, हम इन दोनों को कंपेयर करें, कंपेयरिंग 1 and 2, इन दोनों को कंपेयर करने पर हमें मिलेगा ई ए इज इक्वल टू 0। तो बेटा देखें, ई ए का प्रोडक्ट क्या आ रहा है? 0 आ रहा है। ई ए का प्रोडक्ट 0 का मतलब समझ में आया होगा आपको भी।
E का प्रोडक्ट 0 है, इसका मतलब है या E0 है या A0 है। प्रोडक्ट 0 कब आ सकता है? उस सूरत में आएगा या क्या हो, E0 हो या एरिया 0 हो। अब आप यहां पर थोड़ा इधर नजर दौड़ाएं, ये बेशक हमने एक इमेजिनरी सरफेस गॉसियन सरफेस लिया है, क्या उसका एरिया 0 हो सकता है? नहीं, यहां पर एरिया कभी भी 0 नहीं हो सकता, एरिया 0 हो नहीं सकता। मगर हमें मालूम है ई एक प्रोडक्ट तो 0 है। अगर ई एक प्रोडक्ट 0 है जिसमें एरिया 0 नहीं है, तो इसका कंफर्म मतलब क्या है, ई की वैल्यू 0 है। ई की वैल्यू क्या है, 0 है। सो ई इज इक्वल टू 0। ई इज इक्वल टू 0 के क्या मतलब है, हम आसानी के साथ कंक्लूजन कर सकते हैं। इसकी कंक्लूजन क्या हो सकता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड हॉलो चार्ज स्फीयर इज 0। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड a hollow charged sphere is 0। बहुत ही इंपॉर्टेंट हमने एक टॉपिक पढ़ा है, ये एग्ज़ाम के हवाले से भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सेंटर में क्या हो सकते हैं, इसको गॉसेस लॉ के ज़रिए से हमेशा पूछता रहता है। तो डियर स्टूडेंट, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। यकीनन इसके और फर्दर इसी के सब 1-2 केसेस हैं, वो मैं इंशाल्लाह ताला नई वीडियो में इसका बनाऊंगा। और उम्मीद है आपने इस लेक्चर को समझा होगा। और एक रिक्वेस्ट भी है, क्योंकि हमारे जो डायरेक्टर है वो बार बार मुझे याद दिला रहे हैं, वो कह रहे हैं यार आप कहें यार आपके स्टूडेंट को कि वो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और पता नहीं एक सब्सक्राइब नाम कोई बटन भी है, तो उसको भी प्रेस कर दें। अगर आपको टाइम मिल जाता है तो वो भी कर दें, वरना मगर कम से कम आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। थैंक यू।